मोदी सरकार के तीसरे आम बजट ने देश में नई बहस छेड़ दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली हो या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी, सरकार ने माना कि उनका पूरा जोर गांव पर, किसानों पर, गरीबों पर, महिलाओं पर रहा। इसीलिए आज बजट में गरीबों, किसानों और गांव के लिए तो लाखों करोड़ों की घोषणाएं हुई, लेकिन देश की मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने के बजाय उसका बोझ बढ़ा दिया गया। सर्विस टैक्स बोझ बढ़ा दिया गया। सर्विस टैक्स बढ़ने से महंगाई तो बढ़ेगी, साथ ही अब नौकरी पेशा लोगों के पीएफ को भी, प्रोविडेंट फंड को भी टैक्स के दायरे में ले आई है सरकार। मोटे तौर पर उद्योग जगत खुश है, बजट को हरी झंडी दिखा रहा है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस कह रही है इसमें नया कुछ नहीं है। इसलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, गरीबों का बजट बनाकर मोदी ने क्या विरोधियों की बोलती बंद कर दी है? क्या गांव और किसानों के बजट से बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? और क्या मिडिल क्लास से टैक्स का बोझ कभी कम नहीं होगा? आज का सबसे बड़ा सवाल, गरीबों का बजट बनाकर क्या मोदी ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है? क्या गांव और किसानों के बजट से बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? और क्या मिडिल क्लास से टैक्स का बोझ कभी कम नहीं होगा? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीनियर लीडर और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सीनियर लीडर और प्रवक्ता मीम अफजल साहब, और यहां राकेश टिकैत स्टूडियो में किसान नेता। आप सभी का स्वागत है। मीम अफजल साहब, पहला सवाल आपसे है आज। मीम अफजल साहब, सवाल यह है, अब तक आप, राहुल गांधी और सारे विरोधी मोदी सरकार को प्रो कॉर्पोरेट, प्रो उद्योगपति, सूट बूट की सरकार, ये सारे तमगे देते थे। आज के बजट में तो सब कुछ गांव के लिए, किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है। अब आप क्या कहेंगे? क्या विरोधियों की बोलती बंद नहीं कर दी मोदी सरकार ने? देखिए, हमारी बोलती बंद करने की बजाय उन्होंने अपनी बोलती और अपने काम में फर्क ला करके दिखा दिया। इसका मतलब है कि हम जो कहते थे वो ठीक था। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये प्रो किसान बजट है इस बार, तो इसका मतलब ये कि हम जो पहले कह रहे थे तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उस वक्त भी डिनायल मूड में थी सरकार। हमेशा कहते थे कि हमारा तो किसानों से बड़ा गहरा रिश्ता है, और आज भी कह रहे हैं। लेकिन ये आपका तबसरा है कि किसानों के हक में बहुत सारी बातें करके हमारी बोलती बंद कर दी। अब मैं बताता हूं बोलती कैसे बंद होती है, ये जरा गौर से सुनिएगा। सिर्फ एक मिसाल देता हूं, और यहाँ किसान लीडर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा 2014-15 के अंदर बजट के अंदर एक खास बात रखी गई थी, गंगा को सफाई करने का। गंगा की सफाई जहां पूरे देश के लिए बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा किसानों को उसका लाभ होने वाला था। और उसमें आपको पता है कि 2000 करोड़ का बजट रखा गया था। उस 20 हजार करोड़ का बजट आज 2 साल होने को आ रहे हैं। 20 महीने के अंदर गंगा की सफाई के सिलसिले में एक मीटिंग हुई है, उसका खर्चा सुन लीजिए, सिर्फ 44 लाख 80 हजार रुपए करीब खर्च किए गए सिर्फ एक मीटिंग के ऊपर। उसमें एक खर्चा और जरा गौर से सुन लिए, 75,000 रुपया सिर्फ फ्लावर डेकोरेशन पर खर्च किया गया और 5 लाख रुपया एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया गया। लेकिन गंगा की सफाई का काम अभी तक जीरो है। तो आज जिस बात पर बगलें मचाई जा रही हैं, अगले साल हम बात करेंगे कि इसमें से कितना जमीन पर उतरा काम और किसान को कितना फायदा हुआ। और जहां तक किसान का ताल्लुक है, मैं आज कुछ किसानों से टेलीफोन पर बात कर रहा था, वेस्टर्न यूपी के। वो कह रहे थे जुमलेबाजी है। उन्होंने एक बात कही मुझे खास तौर पर, बोले किसान की समस्या को समझने के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि लागत का 50% हम उनको प्रॉफिट देना चाहते हैं। वो तो दिया नहीं। अब कहते 5 साल में आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। तो ये 5 साल में आमदनी दुगनी करने वाली बात ऐसी है जैसे 15 लाख रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे, ब्लैक मनी। वो तो अब तक आई नहीं। शाहनवाज भाई, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो किसान कह रहा है, किसान का सबसे अहम मामला ये है। किसान का सबसे अहम, और अभी हमारे शाहनवाज जी, कुछ लगता है तकनीकी गड़बड़ है, आपकी आवाज वहीं बंद हो गई, लेकिन आपने जो कुछ कहा उससे मैसेज ये निकल रहा है कि जो भी वादे किए मोदी सरकार ने वो जुमले हैं। शाहनवाज भाई, ऐसा लगता है ये तो नाइंसाफी है। जब तक आप लैंड बिल की बात करते थे तो आपको सूट बूट की सरकार कहा जाता था, अब आप किसानों की, गरीबों की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये जुमलेबाजी है। शाहनवाज जी, आप विरोधियों के, खासतौर से कांग्रेस के इस विरोध को कैसे देखते हैं?
खुदा का शुक्र है कि हमें सूटकेस की सरकार नहीं कहा जाता। सूट बूट की सरकार एक जुमला इन्होंने तलाश लिया है, और जब भी एक लाइन कहकर राहुल गांधी उसी को पिछले 2 साल से वही बात बोल रहे हैं, जैसे खुद गांधी जी की तरह एक धोती पहन के चल रहे हो। मतलब राहुल जी के कपड़े पे मैं नहीं बोलना चाहता, कई बार कॉलेज में जाएंगे तो जीन्स पहन लेंगे, कहीं टी शर्ट पहन लेंगे। हमारे हम उम्र ही हैं, 16-17 महीने हमसे। भाई 9 लाख के सूट पहनने से तो बेहतर है ना। मैं उनके कपड़े की कीमत पे जाना नहीं चाहता। ऐसे इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो 70 लाख की, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं 70 लाख की घड़ी लेके घूम रहे थे। अच्छा चलिए ना, बजट पे आ जाइए शाहनवाज, बजट पे आ जाइए। सस्ती है, बजट पे आ जाइए। नहीं, जब आप हमें कहेंगे तो हम हर सवाल का जवाब रखते हैं और हर मर्ज का इलाज रखते हैं। तो अगर सवाल खड़ा करेंगे सूट बूट का तो हम जवाब देंगे ही। अच्छा, तो अफजल साहब के कोट पे इतनी अच्छी रुमाल लगा हुआ है, अब इसकी कीमत पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा नहीं मैं कोई मुद्दा न हो। तो मुद्दा न हो तो कपड़े पे चर्चा कीजिए, मोदी जी के जूते पे चर्चा कीजिए। अरे मोदी जी के जूते पे नजर क्यों है, देश पे नजर रखिए। तो और दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये बजट है वो है कि हम हंसे तो बगावत, हम रोएं तो बगावत। हम किसान के लिए काम नहीं कर रहे ये इल्जाम होता था, हम गरीब के लिए काम नहीं कर रहे। अफजल साहब की पुरानी तकरीर निकाल लीजिए, उसमें कहते थे ये कॉरपोरेट की सरकार है, इसका कोई मतलब नहीं किसान से, गरीबों से, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अब देखिए जब कर दिया कि किसानों के लिए किया कि उनकी आमदनी बढ़ाएंगे, उनका फसल बीमा करेंगे, किसानों को लोन देंगे, उनके क्रॉप का इंश्योरेंस करके देंगे, उनकी फसल भी खराब हो जाए तो उनको आत्महत्या न करना पड़े, उनको कभी कोई दिक्कत न हो, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो चलिए बीजेपी से आप नाराज होंगे, मोदी जी से नाराज होंगे, बीजेपी से नाराज होंगे, लेकिन किसानों से नाराज मत होइए। कम से कम इसके लिए तो हमें बधाई दीजिए। हम भी जब आपका बजट आता था, जो अच्छी चीज आती थी गरीबों के लिए, उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन कांग्रेस के नेता एकदम बड़े दिल से नहीं बात कर रहे, बल्कि छोटे मन से बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें 2 तरह की परेशानी मिली है, और उन सारी परेशानियों को आज हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 5.4% हो गया है, घट गया है। फॉरेक्स रिजर्व जो है $350 बिलियन तक पहुंच गया है। हमने एक वादा किया इस बजट में, और जीडीपी देखिए इस माहौल में पूरे दुनिया की जीडीपी की हालत क्या है देख लीजिए, चाइना की हालत क्या है, ठीक है, यूरोप की हालत क्या है। ठीक है शाहनवाज जी, ठीक है, परेशानियां सारी वित्त मंत्री ने भी गिनवाई और देश जानता है कि परेशानियां क्या क्या हैं। लेकिन आज जो आपने घोषणाएं बजट में की हैं, शाहनवाज जी आ रहा हूं आपके पास, लौट के आऊंगा। प्रेशर है, हाँ ठीक है, लौट के आऊंगा शाहनवाज जी, लौट के आता हूँ, लौट के आ रहा हूँ। खराब है उसकी निंदा कीजिए। हाँ ठीक है शाहनवाज जी आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में योगेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है योगेंद्र जी आपका, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफी वजन आपका कम हो गया, लगता है आप गाँव में बहुत घूमे योगेंद्र जी, ऐसा लग रहा है। जैसे तो नहीं हुआ, पर हाँ पिछले कुछ महीनों में बहुत मौका मिला गांव में घूमने का, खासतौर पे जो पूरे देश में सूखा है, वहाँ कर्नाटक से लेकर हरियाणा तक हम गाँव किसानों की बात हो रही है। जी हाँ, तो वहाँ देखने घूमने का मौका मिला। और मुझे कई बार लगता है इन स्टूडियो की चर्चा में हम भूल जाते हैं कि यहाँ के गाँव में दरअसल सच्चाई क्या है, हकीकत। देवेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, जी जी जी, बहुत बढ़िया, काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। उनसे और आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, राकेश जी भी हैं। जी जी हाँ, लेकिन पहले आपसे देवेंद्र जी, आपसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी कह रही है हमने किसानों और गरीबों के लिए, गांव के लिए बहुत कुछ किया है इस बजट में। मेरे पास पूरी लिस्ट भी है, हम लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि इस सरकार को यह एहसास हो गया है कि 80% जनता हमारे देश की जो गांव में रहती है, जो किसान रहता है, उन पर फोकस किए बिना आप सियासी बढ़त नहीं ले सकते, इसीलिए इस बजट पर इतना ध्यान किसानों और गरीबों पर है, गांव पर है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई पॉलिटिकली एक मैसेज बहुत क्लियर था कि अगर आप एग्रीकल्चर और गांव को इग्नोर करेंगे तो वो शायद पार्टी के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये तो बात ठीक है आपकी,
लेकिन ये मजबूरी है कि एग्रीकल्चर पे अभी हालात इंटरनेशनली और नेशनली ऐसे हैं कि वो फोकस करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये मानता हूं कि कम से कम एग्रीकल्चर का नाम तो लेना शुरू किया, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हम देख रहे हैं वो तो ठीक है, एग्रीकल्चर में पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत कम हो रही थी और उसको बढ़ाने की जरूरत थी। तो ये ठीक है कि आपने 35,000 करोड़ रुपए का टोटल जो इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, एग्रीकल्चर का जो बजट है वो वेलकम है, उसको हमें सराहना भी चाहिए। हालांकि बहुत कम बढ़ा है वो, क्योंकि 31,000 करोड़ तो पिछले साल रिवाइज्ड एस्टिमेट था। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की जो आय है ये हमें समझना है। देखिए इसमें अगर मैं 1 मिनट लूंगा आपका, कि आज सबसे ज्यादा संकट है किसान क्राइसिस का, तो वो इकोनॉमिक है। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, किसान की हालत इतनी पतली है कि अभी इकोनॉमिक सर्वे ही कहता है कि 17 राज्य में देश में किसान जो खेती से कमाते हैं, जो अपने घर में यूज करते हैं, उसको भी मिलाकर देखा जाए तो किसान की आय जो है सारे साल की वो 20,000 रुपए है 17 राज्यों में। और इसका मतलब वो 1700 रुपए के आसपास उसकी महीने की इनकम है। और अगर हम उसको एनएसएसओ का डाटा देखते हैं 2013-2014 का, तो किसान की खेती से इनकम 3,078 रुपए है राष्ट्रीय स्तर पर, और ये परिवार की आय है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि सरकार इमीडिएटली कुछ ना कुछ करेगी ताकि सरकार की किसानों की इनकम बढ़े। लेकिन ये 5 साल की बात करके आपने अपना पलड़ा झाड़ लिया, और ये बड़ा मुझे अफसोस है इस बात का कि क्या सरकार को शायद समझ नहीं आई कि एग्रीकल्चर क्राइसिस कहां पर है। ये अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और वो कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, अभी कोई कहीं जो वो ये नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर फोकस लाएं उसके ऊपर, देखिए अगर डबल भी करेंगे इनकम जो ये कह रहे हैं, 3,000 रुपए के क्या डबल करेंगे आप, 5 साल के बाद 6,000 हो जाएगी। 6,000 तो आज जो चौकीदार हैं घर के बाहर खड़े हैं उनकी ज्यादा। ठीक है देवेंद्र जी, आपका पॉइंट क्लियर है। में बेल बजाता है। देवेंद्र जी आपका पॉइंट क्लियर है। आप ये कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म योजना तो सरकार ने जरूर सामने रखी है, लेकिन इमीडिएटली क्या रिलीफ दे रहे हैं। टिकैत साहब और युगेंद्र जी, दोनों से मेरा सवाल ये है। युगेंद्र जी, आप तो घूम के भी आए हैं, जैसा आप बता रहे थे कि आपको भी लग रहा है गांव में जो हालत है, क्या वो ज्यादा बड़ा रीजन है कि जमीनी स्थिति सरकार ने देखी है, या आपको लगता है कि जो हाल में चुनाव में हार मिली और सरकार पर जो ठप्पा लग गया था, सूट बूट की सरकार, वो और आने वाले विधानसभा चुनाव, वो एक वजह है कि फोकस सरकार ने शिफ्ट किया है गांव की तरफ, किसानों की तरफ? सरकार ने एक बात समझी है, दूसरी नहीं समझी। सरकार ने ये तो समझ लिया है कि किसान के बारे में बोलना पड़ेगा, ये नहीं सीखा है कि कुछ करना पड़ेगा। और ये बजट बोलने का बजट है। अगर शब्दों से तोलें तो किसान को बहुत मिल गया। पिछली बार 6 पैराग्राफ मिले थे बजट में, इस बार 20 पैराग्राफ मिल गए। इस बार ये भी हो गया कि 5 साल में दुगनी कर देंगे। दुगनी क्यों साहब, जैसे कहते हैं मन के लड्डू फीके क्यों, 5 साल में 10 गुना कह दीजिए, कहने में क्या जाता है। बजट की मूल्यांकन आप शब्दों से नहीं करते, बजट का मूल्यांकन इस चीज से होता है कि किस चीज में आपने कितना रोकड़ लगाया, तो इसमें तो किसकी योजना लगाई। आप मेरे से एक चीज पे मैं बताता हूं। ये जो कहना कि 36,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो बहुत बड़े हैं, वो केवल इसलिए बड़े दिखते हैं क्योंकि पिछली बार काट के इन्होंने 31 के बजाय 25 कर दिया था। अब वो वापस आ गया 36, और सन 2005 में, आज से 11 साल पहले भी 36,000 करोड़ था पहला आंकड़ा। दूसरा ये कहना कि सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ दिए गए हैं, उसमें से भारत सरकार केवल 12,000 दे रही है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और 13,500 करोड़ ये 2 साल पहले दे रहे थे, काट के 13,500 को इन्होंने पिछले साल 5,500 किया था, इस साल बढ़ा के 12,000 कर दिया। और आप मेरे से कह रहे हैं अब ताली बजाओ, 13,500 को अब हम 12,000 पे ले आए हैं, कमाल कर दी, ताली बजाओ। ये तो झांसा है किसान के साथ। अभी तक इसमें केवल 2 चीजें हैं जहां किसान को कुछ ज्यादा मिला है। एक तो फसल बीमा योजना में, लेकिन वो किसान की जेब में जाएगा या कंपनियों की जेब में जाएगा, ये अभी भी सवाल है। मुझे नहीं लगता किसान की जेब में जा रहा है। दूसरा ये जो दाल के लिए 500 करोड़ रुपए का हुआ है, वो प्रोविजन अच्छा है। सामान्य साल में होता तो मैं कहता चलो एक अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये असामान्य साल है। किसान मर रहा है, किसान सूखे से पीड़ित है, कहीं अतिवृष्टि से पीड़ित है, रबी की फसल तक खराब हो रही है।
इतने असामान्य साल में अगर आप बिजनेस एज यूजुअल करेंगे तो इससे बड़ा धोखा और धक्का नहीं हो सकता। टिकैत साहब, आपको भी लगता है ये झांसा है? क्योंकि घोषणाएं देखिए, कहीं तो आपको मानना पड़ेगा ज्यादती नहीं है ये सरकार के साथ। बीजेपी कह रही है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, शाहनवाज जी कह रहे हैं हम नहीं करते हुए सुनाई देते हैं तो कहते हैं ये बात ही नहीं करते, प्रो कॉर्पोरेट है। हम आंकड़ों के साथ अनाउंसमेंट करते हैं बजट में, तब आप कहते हैं ये जुमलेबाजी है। आपको कहीं तो यकीन करना पड़ेगा। देखो, यकीन तो हम घोषणा पत्र पर भी कर रहे हैं, ये घोषणा पत्र की चर्चा क्यों नहीं करते? घोषणा पत्र से बजट तो अलग होता है सर। देखो, बजट तो संसद के अंदर दिया जाता है आंकड़ों के साथ। देखो, आम किसान अब बजट देखने लगा, गांव के लोग सबकी नजरें बजट पे है कि क्या मिलेगा। उनको ये लगता है कि मुझे डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा कुछ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी जो किसानों पे कर्जा हो गया है, उम्मीद ये थी कि कर्जा माफी की घोषणा होगी। उम्मीद ये थी, योगेंद्र यादव जी वहां पे बुंदेलखंड में गए, हम बुंदेलखंड में गए, वहां पे पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। ये था कि बुंदेलखंड पैकेज बनेगा, पूर्ण रूप से वहां पे इरिगेशन पर काम होना चाहिए। उम्मीद किसानों वो ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आ रही है और मैं सहमत हूं इससे कि इस समय गांव में जो किसानों की हालत है, गरीबों की हालत है, वो उनको तो इमीडिएट रिलीफ देखो, उनको जब तक लेकिन एक बात बताइए टिकैत साहब, कैसे जाएगा उनकी जेब में? इनको पूरा एक फंड बनाना चाहिए था, जैसे मनरेगा का फंड है। हाँ। इनको एग्रीकल्चर मनरेगा के नाम से एक फंड इनको रिलीफ करना चाहिए। उससे डायरेक्ट किसान जो खेत में काम करता है, मैं ये कह अपने ही खेत में काम करता, वो उसको पैसा मिलता। मनरेगा का पैसा पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। इरिगेशन का पैसा 70% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। नाम किसान के लिखोगे जाएगा, तो हमेशा से होता है, वो तो हमेशा से होता है। शाहनवाज जी, देवेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप हमारे बदले, हम दोनों के बदले आप देवेंद्र जी से एक चीज पूछ लीजिए। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि एक बेल आउट पैकेज मिलना चाहिए जैसे उद्योगों को मिला था 2008-9 में। देवेंद्र जी से उसके बारे में पूछिए, फिर शाहनवाज जी से कहिए, बताइए क्यों नहीं देते। बिल्कुल। ब्रेक पर जाने से पहले देवेंद्र जी आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। शाहनवाज जी, बहुत सारे सवाल हो गए, बहुत सारी क्रिटिसिज्म यहाँ हो गया। शाहनवाज जी, ब्रेक से पहले आपको मौका दे रहा हूं। मैंने जो पहला अपना कमेंट किया था, जब स्टूडियो में आइडियोलॉजी के साथ बैठते हैं ना और ये जिद करके बैठते हैं, तुम दिन कहोगे तो हम रात कहेंगे, तुम रात कहोगे तो हम दिन कहेंगे। योगेंद्र जी के विचार ठीक उसी की तरह है। सरकार ने, मैं तो आपको आपके आंकड़े दे रहा हूँ, 84। हाँ, नहीं, मैं भी आंकड़े दे रहा हूँ ना, आंकड़े सुनिए। आपके सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, बाहर से नहीं। आज पूरे नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं भी आया हूँ, कल 4 दिन का टूर प्रोग्राम, मैं भी गांव से ही आता हूँ और मैं भी गांव घूम के आया हूँ। भले दुबला नजर नहीं आ रहा हूँगा, लेकिन मैं भी घूम के आया हूँ और मैं भी गांव की समस्या के बीच में ही रहता हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने अगर ये किया है कि 35,984 करोड़ बजट में दिया, तो क्या योगेंद्र जी बजट बढ़ा नहीं? क्या पहले से ये इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? आप ना करें, कोई बात नहीं सर, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आज से 11 साल पहले भी इस लेवल पे बजट आ चुका था। इसका उत्तर क्यों नहीं सरकार जो ऑर्गेनिक चेन फार्मिंग के लिए 400 करोड़ बजट में दिया गया है, कृषि विकास केंद्र के लिए 50 लाख इनाम राशि राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराई जाएगी, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक केंद्रीय कृषि बाजार जो है, ई प्लेटफॉर्म को देश को समर्पित किया जाएगा। इतनी योजनाएं, इतना किसानों के लिए काम। अरे आलोचना कीजिए, हमारी विचारधारा आपकी अलग अलग है, इसमें कहाँ कोई शक है। ठीक है शाहनवाज सर, मुझे जहाँ 15 लाख खर्च करने हो, वहाँ 100 के नोट और 58-54 पे चर्चा ना करें। अच्छा चलिए सर, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। शाहनवाज जी प्लीज, रोक रहा हूँ आपको माफी के साथ, वक्त की नजाकत है, ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद अभी भी सवाल हमारा एक बाकी है। क्या ये इस बजट में गांव और किसानों पर जो भी घोषणाएं की गई हैं, क्या इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिलेगा? आने वाले इलेक्शन में कुछ हम उसका असर देखेंगे? और दूसरा ये भी, क्या मिडिल क्लास को एक बार फिर से जो नजरअंदाज किया है काफी हद तक सरकार ने, क्या मिडिल क्लास अब ये मान ले कि उस पर से टैक्स का बोझ अब कभी कम नहीं होने वाला है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, गरीबों का बजट बनाकर क्या मोदी ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है? शाहनवाज हुसैन, मीम अफजल, इसके अलावा देवेंद्र शर्मा, योगेंद्र यादव और यहां टिकैत साहब स्टूडियो में। मीम अफजल साहब, क्या आपको लग रहा है सियासी फायदा बीजेपी को मिलेगा, मोदी सरकार को मिलेगा? 2 साल में जो छवि बने थी, जो दाग लगे थे, वो धुलेंगे और आने वाले इलेक्शन में कुछ फायदा होगा बीजेपी को इससे? देखिए, अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि किसान अब बेवकूफ नहीं रहा, पहले की तरह सीधा साधा नहीं है। वो बजट भी देखता है और इनका जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो भी देख रहा है। मैं वही बात कहना चाहता था जो हमारे किसान लीडर ने कहा कि क्या ये कहने की बजाय कि हम 5 साल में आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे,
जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, क्या उसे पूरा नहीं कर सकते कि आप उसकी आमदनी जो है फसल मूल्य के ऊपर आप 50% बढ़ाने का आपने वादा किया था, आप 25 कर देते, 30 कर देते, उसको मूल्य नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा किसान को शिकायत इस बात की है। दूसरी जो बात योगेंद्र जी ने बताई वो मेरे इल्म में भी नहीं थी, अगर ऐसा है तो बहुत चिंता की बात है। तीसरी अहम बात यह है कि इस बजट के बारे में खुद सरकार शायद ये समझ रही है और प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा काम हो गया है। ये शायद पहली बार हुआ है बजट के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने इतनी बड़ी तकरीर करने के बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सिर्फ उन्होंने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी बाकायदा प्रेस से डिटेल में बात की इसके बारे में, और बड़ी तारीफ और तौसीफ की उन्होंने वित्त मंत्री की भी। लेकिन कल ही उन्होंने कहा ये मेरा इम्तिहान है, तो वो इम्तिहान में आज खुद ही अपने आप ही सामने आकर के प्रेस के वो पास हुआ दिखा रहे थे। देखिए, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के अंदर पब्लिसिटी की होड़ पहली बार देखी है तो आप तो फेल ही कर कि प्रधानमंत्री ये तासुर देना चाहते हैं कि अरुण जेटली का बजट नहीं है, मेरा बजट है ये। कल मैंने कहा था ना कि इम्तिहान तो देना इसमें गलत क्या है? इम्तिहान है, बजट तो प्रधानमंत्री का और सरकार का ही होता है सर। इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। ये पहली बार आपने देखा बात कर रहे हैं ना, वो सही है आपकी बात, लेकिन कभी आपने देखा प्रधानमंत्री इतनी तफसील से बोलते हो बजट के ऊपर बाद में, उसी दिन सेम डे? अरे अभी 2-4 दिन कमेंट्स आने देते, उसके बाद कुछ सफाई पेश करते तो बहुत अच्छा था। असल में वो एक चीज को बहुत ज्यादा इसमें अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जोड़ लीजिए। आदत है पुरानी, तो उस पर कायम रहना चाहिए। अच्छा, शाहनवाज जी मैं चले उसे भी जोड़ लें। हाँ। वो तो खैर एक रूटीन बात है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी से सर। ये बजट हम सारा किसान की बात कर रहे हैं। अरे किसान, अभी हम शाहनवाज जी और हम एक और चैनल पर थे, इन्होंने कहा किसान और नौजवान जवान की बात कर रहे थे। मैं नौजवान की भी बात करता हूँ। नौजवान को इन्होंने कहा था हम 10 करोड़ रोजगार देंगे 5 साल के अंदर, 2 करोड़ सालाना, 10,000 भी नहीं दिए 1 साल के अंदर। आप कह रहे हो कि हम 3 महीने जो है उसको। मीमफजल साहब आपको रोक रहा हूँ। मीमफजल साहब देखिए, मैंने आपको इतनी देर दी। मीमफजल साहब मैंने बहुत टाइम दिया आपको बोलने के लिए, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बजट में जो अनाउंसमेंट की गए हैं उसका क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना आप नहीं कर पा रहे हैं। मोदी सरकार के घोषणा पत्र पे आप चले गए कि चुनाव से पहले इन्होंने ये कहा था, उस वादे का क्या हुआ। लेकिन और जो आज बजट में बातें हैं उस पर भी आप ये कह रहे हैं यूपीए की पुरानी योजना है। इसीलिए तो हम ये पूछ रहे हैं कि विरोधियों की बोलती बंद तो नहीं हो गई। शाहनवाज जी, ऐसा लग रहा है आपने भी काफी सोच समझ कर ये गेम खेला है आने वाले चुनाव को देखते हुए। देखिए मानक जी, हमारे तो एक प्रवक्ता ने कहा और मित्रों ने लिया, हमारी कम समय अगर लागू कर रहे हैं कम समय में अपनी बात रख दूं जरा। हाँ शाहनवाज जी, जल्दी से। जी, पहली बात तो ये है कि मैं आंकड़ों से बात करता हूं। मैं जानता हूं कि अफजल साहब कह रहे हैं कि कल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एग्जाम है और खुद ही अपने आप को पास बता दिया। तो आप जैसे एग्जामिनर होंगे तो फेल ही कर देंगे, क्योंकि आप तो पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली बाइस्ड लोग हैं। हमारी हर बात की मुखालफत के लिए ही आप टेलीविजन पे आते हैं। हमने कभी आपकी ईमानदाराना गुफ्तगू में, हो सकता है अफजल साहब जर्नलिस्ट भी रहे, कई बार एक आध बार जबान से आ जाती हो बात, लेकिन जब कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते आते हैं तो हम जानते हैं कि आप हमारी हर बात को की मुखालफत के लिए आए हैं, और जो देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि आपकी ओपिनियन बाइज्ड है या नहीं है। जो पैनल पे होते हैं, मैं आंकड़ों से जवाब दे दूं। लेकिन जब मैं विपक्ष में हम लोग थे तो कई बार आपकी अच्छी योजना की तारीफ करते थे। छोटे छोटे जवाब। आपने कहा प्रधानमंत्री जी आए, तो क्या प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे तो हम क्या करते उनका? हर प्रधानमंत्री बजट के बाद एक रिएक्शन देते हैं। मैं भी पार्लियामेंट में 15 साल रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, तो हमने ये देखा है कोई नई बात नहीं, आप भी पार्लियामेंट में रहे। दूसरी बात कि आपने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। अब आंकड़ों पर योगेंद्र जी ने भी आंकड़ा दिखाया, और योगेंद्र जी ने जब वो बातें कही तो कम से कम वो आंकड़ा मैं उनको दे दूं, समर्पित कर दूं योगेंद्र जी को, कि इस पिछली बार 25,988 करोड़ था, और हमारा इस बार का जो है अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन मिला के 47,912 करोड़ है। करीब 84% की भी वृद्धि है, 84%। ये देश इसको देख रहा है। और हमने जो मनरेगा है जिसमें 38,500 करोड़ दी है, भले अफजल साहब कह देंगे ये तो हमारी योजना है, अरे ये तो देशी आपका था। आप कहेंगे हवा भी आपका, पानी भी आपका, सूरज भी आपका,
अब सूरज आपके टाइम में आपका था, अभी हमारा सूरज है, हमारा है, उसकी रोशनी पर हम दावा कर रहे हैं। जब आप हुकूमत में थे तो आप दावा करते थे। तो मनरेगा में 38,500 करोड़, और मनरेगा को हम क्यों कोसते थे? क्योंकि एमपी होने के नाते हमने देखा नाली खोदा, रोड पे रख दिया मिट्टी। अब मोदी जी ने एक सुधार कर दिया है कि मनरेगा से भी 38,500 करोड़ दिया और उसमें तालाब खोदे जाएंगे। अच्छा शाहनवाज जी, उससे भी किसानों का लाभ होगा। दूसरी एक बात मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं 3 लोगों के साथ मैं अकेला, अच्छा जल्दी से शाहनवाज, जल्दी से अकेले बैठा हूं ना सर। तो दूसरी बात आपने युवाओं को कही, तो जब हमने मुद्रा बैंक की बात कही तो बड़ा मखौल उड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी का। उड़ाते ही हैं, सब लोग मिलकर उड़ाते हैं। तो वहां पर कहा गया कि ये कुछ करेंगे नहीं। हमने 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया लोन में, और 2.5 करोड़ युवा को ये मिला है। ये एनबीएफसी की रिपोर्ट है जो वित्त मंत्री ने आज पारा 90 वाले अपने बजट में कोट किया है। और हमने इरादा किया है कि युवाओं के लिए लोन देने को जो 1 लाख करोड़ दिया, अगले साल हम 1,80,000 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं। साहब युवा के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है शाहनवाज जी, कर रहे हैं। शाहनवाज जी, टाइम मेरे पास बहुत कम बचा है, बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे देता हूँ। आपने काफी जवाब दे दिए, लगभग सारे जवाब आपने दे दिए। लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि लोगों को ठीक है, ठीक है शाहनवाज जी, आ रहा हूँ, वापस आऊंगा, अगर टाइम मिलेगा वापस आऊंगा। शाहनवाज जी पैनल पे बैठे हैं, जरा रुकिए ना शाहनवाज, बहुत बड़ी शख्सियत है। हाँ, आप ऐसी आलोचना मत कीजिए कि आपकी शख्सियत पे लोग कहें कि साहब इतनी बड़ी शख्सियत होके सीधे सीधे इतनी बड़े बजट को कैसे आप झूठ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देवेंद्र जी और योगेंद्र जी और टिकैत साहब, तीनों से मेरा ये सवाल है, एक एक करके जवाब ले लूंगा कि इस बजट से क्या वाकई वो मैसेज जाएगा गांव में, किसानों में? पहले देवेंद्र जी से सुन लेते हैं, जो ये सरकार भेजना चाह रही है कि हम किसानों के बारे में चिंतित हैं, उनके लिए काम करते हैं, चुनाव में कुछ फायदा होगा, क्या वो मैसेज जाएगा? देवेंद्र जी देखिए, पहले तो मुझे ये लगता है कि शायद सरकार को ये समझ नहीं आया कि क्राइसिस है कहां पर, कि खेती में क्राइसिस कहां पर है, और वो इसलिए उस बात पे नहीं आ सके जिसको एड्रेस करना था। और मैंने, जैसे योगेंद्र जी पहले पूछ रहे थे, मैंने ये कहा था कि जब 2008-2009 में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था ग्लोबली, तो भारत में 3 लाख करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया था इंडियन इंडस्ट्री को, जो अभी भी चल रहा है, बहुत से हिस्से उसके भी चल रहे हैं। लेकिन अभी एग्रीकल्चर में इतना बड़ा क्राइसिस है कि 2015 में जो औसतन किसान जो आत्महत्या करते हैं रोजाना, उनका नंबर 42 से बढ़कर 52 हो गया। और ये समझना चाहिए कि कितना सीरियस क्राइसिस है। तो सरकार को चाहिए था कि इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज 3 लाख करोड़ रुपए का किसानों को भी देते। आखिरकार इसमें 10 करोड़ परिवार जिसमें इसका बेनिफिट उठाते। लेकिन सरकार कहीं ये भूल गई कि शायद सिंचाई देने से वो भी कुछ ठीक है सर, होनी चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, आपका इस पॉइंट बहुत क्लियर है, लेकिन उससे किसान की क्राइसिस नहीं एड्रेस होती है। ठीक है देवेंद्र जी, आपके कहने का मतलब ये जो आपका आपके कहने का मतलब समझ गया सर। जो सवाल था हाँ। कि गांव में आपका सवाल था किसान जो है, मुझे लगता है कि किसान देश का इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अब जो पॉलिटिकली हम उसका जवाब नहीं दे पाते, तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएगा। वो समझता है और वो जानता है कि कहां उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा योगेंद्र जी, एक और चीज है जो हम बार बार कह रहे हैं और हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि न सिर्फ नजरअंदाज किया गया है, बल्कि उस पर बोझ टैक्स का बढ़ा दिया गया है। आप इस थ्योरी से, इस असेसमेंट से सहमत नहीं है? आपको इसमें भी एक साजिश नजर आती है, ऐसा क्यों है? दोनों बातें जुड़ी हैं। जो आप पहले पूछ रहे थे कि बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी दरअसल चाहती है कि चैनल कहें कि हाय हाय मिडिल क्लास के साथ बड़ा अन्याय हो गया, सब गांव गरीबों को मिल गया। यही तो बीजेपी चाहती है कि आप 24 घंटा ये कह दीजिए, उसके बाद तो हकीकत जब लिफाफा खुलेगा सारी दुनिया को पता लग जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 घंटे का खेल है, आंख में धूल झोंकने का, और जितना मीडिया इसका प्रचार करेगा उतना बीजेपी को मदद मिलेगी। ये बीजेपी का खेल है। मिडिल क्लास के साथ आपको नहीं लगता वाकई ज्यादती हुई है? कहा जाएगा, हुआ है तो कहा जाएगा। जिसको आप मिडिल क्लास कह रहे हैं, वो देश के ऊपर के 5-7% लोग हैं। ये सारा ईपीएफ ये वाला सारा खेल देश के 6-7% का खेल है। उनके साथ न्याय होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। फिलहाल मेरा ध्यान बाकी 90 पे है, और उसकी हकीकत ये है कि अगर आप मीडिया वाले और सब विश्लेषण करने वाले लिफाफे को एक बार खोल लीजिए, सिर्फ लिफाफे का रंग मुझे बार बार न दिखाइए, उसे खोल लीजिए। मैं पूरी संजीदगी से दोबारा कहना चाहता हूं कि ये सच नहीं है कि कोई भी 85% बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार इन दोनों चीजों पे मिला के पिछले साल सरकार ने कोई 30,000 करोड़ दिए थे, और वो
और उससे पिछले साल इसी सरकार ने 43,000 करोड़ दिए थे। चलिए सर, अब उसे आंकड़ों में अगर 47 कुछ बना के गड़बड़ी क्या है कर रहे हैं या कुछ आंकड़ों में झांसा कोई है तो पता लग जाएगा। आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये जो उसको अपनी तरह से पेश किया। टीवी स्टूडियो में जो पेश किया जा रहा है, ये सारे आंकड़े तो मैं इन्हीं के कागजों से दे रहा हूं, कोई बाहर से नहीं दे रहा हूं। तो कृपया करके इस झांसे में ना आइए कि कोई गांव और इनको कोई सौगात मिल गई है। आप मीडिया के पूरी दुनिया भर में जिम्मेवारी होती है कि पार्टी जो कोई भी क्लेम करे उनका तुरंत लिफाफा खोला और मजमून देखा और कहा कि सच्चाई ये है। ठीक है साहब, आप सहमत? आपको भी ऐसा लग रहा है कि सरकार जो इमेज, जो मैसेज भेजना चाह रही है, उसके लिए ये आंकड़ों में जोड़ तोड़, जैसे देखो इसका रिजल्ट क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, कितनी आत्महत्याएं हो रही, लोगों को क्या चाहिए वो देख रहा है। आने वाला टाइम पे उसका रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी हैं, सरकारें हैं, इनके हाथ में देने की वो है। हमारा किसानों का मांगने का है कि जितना दे दिया उससे आगे की हम डिमांड करें, और वो पूर्ण रूप से धरातल पर दिखना चाहिए। आज हालात ये हैं कि फसलों का भाव चाहिए। मेरी बड़े जो लीडर थे इनके पार्टी के, उनसे मेरी बातचीत हुई, और ये नहीं कि बीजेपी वालों से, जब कांग्रेस थी तो मेरी उनसे भी बात हुई। खेल सबका एक ही है, जब सरकार में आ जाएंगे तो दूसरा है, जब विपक्ष में रहेंगे कि ये दूसरा मामला है। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी हम गेहूं का रेट अगर बढ़ा दें, ये पहले वाली सरकार की बात है, उसके मंत्री थे कुछ। तो सबसे बड़ा सवाल के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। समय मेरे पास बहुत कम है। क्लोजिंग कमेंट शाहनवाज जी मैं आप ही को दूंगा, क्योंकि देखिए यहां पर जितने भी बाकी मेहमान हैं सब आपके बजट को निशाना बना रहे हैं। आप कह रहे हैं ज्यादती है। शाहनवाज जी, क्लोजिंग कमेंट आपका बजट पर। देखिए, पूरा देश इनको देख रहा है और सब लोग इस बात का उनको एहसास है कि इनकी जो ओपिनियन है वो ईमानदाराना गुफ्तगू नहीं है इनकी। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहेगी, अगर हम इसको सोने का बजट बना दें तब भी ये कोयले का बताएंगे। इसलिए हमें इनके कमेंट पे नहीं, हम ईमानदारी से, देश की जनता ने नरेंद्र भाई को देश सेवा कर रहे हैं, देश की जनता का सर्टिफिकेट हमारे पास है और हम उस सेवा। ठीक है, लेकिन शाहनवाज जी समय मेरे पास कम है। अभी आपको और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने हैं, बहुत सारे असेंबली इलेक्शन आने हैं, लोकसभा का अगला चुनाव भी है। बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, जाहिर है जब तक वो इंप्लीमेंट ना हो, उनको ठीक से लागू ना किया जाए, जब तक वो जिन लोगों के लिए घोषित की गई हैं, बनाई गई हैं, उन तक उसका लाभ ना पहुंचे, तब तक जाहिर है हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि इन घोषणाओं का मतलब क्या है। और साथ ही साथ हम मिडिल क्लास का भी सवाल उठाते रहेंगे। योगेंद्र जी सहमत नहीं है उससे, लेकिन हम पूछते रहेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास भी योगेंद्र जी के हिसाब से बहुत छोटी सी संख्या है, लेकिन फिर भी वो भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिकैत साहब, देवेंद्र जी, मीम अफजल, शाहनवाज हुसैन।